नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जबरदस्त कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो अगली टाटा एल्क्सी बनने का पूरा दमखम रखती है और तेजी से इसके और आगे बढ़ भी रही है। दोस्तों, पिछले एक साल की बात करें तो इस कंपनी के शेयर में 108% की बढ़ोतरी देखी गई है। यही नहीं, ये जब जुलाई 2020 में इसका आईपीओ आया था तब इस शेयर की कीमत जो थी वो 13 रुपए के आसपास थी और अब ये 685 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है, जहां पर इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को, अगर पिछले 3 सालों की बात करें, 3 साल से भी कम समय में 52 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, यही नहीं, पिछले सिर्फ 1.5 महीने में अगर बात करें, 1.5 महीनों की बात करें, 31 मार्च के बाद की बात करें, तो इस शेयर की कीमतों में 55% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, तो ये शेयर है दोस्तों केसॉल्व इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, ये शेयर अगर देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है पिछले एक साल में और उससे पहले भी। दोस्तों, अगर देखें तो हम सबसे पहले बिजनेस ओवरव्यू कवर करेंगे, उसके बाद सर्विसेज कौन सी दी जाती है वो देख लेंगे, इसके बाद फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिया है तो उस पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, की फीचर्स, जॉइंट वेंचर्स, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स, इन सारी चीजों को हम देखेंगे और अंत में देखेंगे टारगेट प्राइस। तो कहीं भी जाइएगा मत, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के शेयर के कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात कर ले तो देखिए, 350 से ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉइज है। ये जो है वो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में कंपनी के एक्सपर्टीज है। हाई एंड कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है कंपनी और प्राइस जो है वो अदर कंपनीज के हिसाब से कॉम्पिटिटिव है। कंपनी के पास सर्टिफिकेशन भी है, नेस्कॉम सर्टिफाइड है, सीएमएमआई लेवल 3 सर्टिफिकेशन कंपनी को हासिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कटिंग एज सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी और इसका कस्टमर सपोर्ट भी खासा अच्छा है। दोस्तों, आगे बढ़ के अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी शुरू कब हुई थी। तो 2012 में कंपनी को फाउंड किया गया था, वहां पर इसकी फाउंडेशन है। अभी तक 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी डिप्लॉय कर चुकी है और 100 से ज्यादा कंपनी के हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। उसके साथ साथ 15 से ज्यादा देशों में कंपनी की उपस्थिति है। अभी तक जो कंपनी के क्लाइंट है वो 90% कंपनी रिटेन कर पाई है। 400 से ज्यादा वर्कफोर्स है कंपनी के पास, 200 से ज्यादा सर्टिफिकेशंस है, 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड कर चुकी है और 4 ग्लोबल ऑफिसेस है। तो इंडिया के साथ साथ बाहर भी कंपनी की उपस्थिति है। अगर देखें तो ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग और रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम और हेल्थ केयर आदि जैसे डोमेन में या क्षेत्रों में कंपनियों को आईटी सॉल्यूशंस प्रदान करने में लगी हुई है। दोस्तों, कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है उसका कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। इसके साथ साथ सिस्टम और सॉल्यूशन, नए एप्लीकेशन बनाना, इसके साथ साथ मौजूदा सॉफ्टवेयर जो है उनको इनहांस करना या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना, इसका भी काम कंपनी करती है। और अगर देखें तो सेल्सफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, वीआर, आईओटी, चैटबॉट आदि जैसी तकनीकों पर या फिर टेक्नोलॉजीज पर भी कंपनी की काफी एक्सपर्टीज अवेलेबल है। अगर देखें तो वित्त वर्ष 2022 के दौरान कंपनी जो है वो 20 से ज्यादा देशों में अभी तक उपस्थित है। 35 से ज्यादा आईटी सर्विसेज वो अपने ग्राहकों को देती है और इसके साथ साथ इसके जो टॉप 5 ग्राहक है या क्लाइंट्स है वो इस कंपनी के रेवेन्यू में 48% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। दोस्तों, तो काफी शानदार नंबर्स अभी तक नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ के हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स। दोस्तों, अगर देखें तो कंपनी किन किन बिजनेस वर्टिकल्स पर काम करती है, यहाँ पर अगर देखें तो मेनली हमने सिर्फ मेजर बिजनेस वर्टिकल यहाँ पर लिस्ट किया है, जैसे कि जावा है, उसके बाद डाटा साइंस है, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट है, सेल्स फोर्स है, डेवऑप्स है और इसके साथ साथ बिग डेटा जैसी जो टेक्नोलॉजीज है उस पर भी कंपनी काम करती है। इसको धीरे धीरे हम डिटेल में देखेंगे जरूर। अगर सबसे पहले देखें दोस्तों तो सर्विसेज जो कंपनी ऑफर करती है उसमें सेल्सफोर्स, मशीन लर्निंग, जावास्क्रिप्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑलरेडी आती है। इसके साथ साथ ओडू ऐप, मैग्नेटो ऐप, सेल्सफोर्स ऐप और अन्य iOS या फिर एंड्रॉइड ऐप का डेवलपमेंट भी कंपनी देती है। और इसके साथ साथ बिग डेटा डिवीजन, अपाचे, निफी, स्पार्क, काफका और कैसेंड्रा
जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कंपनी की क्या ऑफरिंग्स है। तो इसमें डीप लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसके साथ साथ कंप्यूटर विजन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये सर्विसेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कंपनी या फिर मशीन लर्निंग के अंतर्गत कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं बिग डेटा के अंदर कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो इसमें मेनली अपाचे स्पार्क है, अपाचे कैफका है, उसके बाद अपाचे कैसेंड्रा है, अपाचे निफी है और अपाचे से रिलेटेड हेडूप। तो ये सारी अपाचे से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इसके बाद सेल्स फोर्स अगर देखें तो इसमें सीपीक्यू, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, लाइटिंग, म्यूलसॉफ्ट, कॉमर्स क्लाउड, उसके बाद मार्केटिंग क्लाउड, आइंस्टाइन कंसल्टिंग पार्टनर और एक्सपीरियंस क्लाउड, ये सारी सर्विसेज है कंपनी जो सेल्स फोर्स के ग्राहकों को प्रोवाइड करती है। ओडू के अंतर्गत अगर देखें तो कस्टमाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन ओडू का ये कंपनी करती है। उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स को माइग्रेट भी करती है ओडू में, ओडू का सपोर्ट भी करती है और ओडू कंसल्टेंसी भी कंपनी ऑफर करती है दोस्तों। आगे जाके देखेंगे मैग्नेटो के अंदर कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, एक्सटेंशन, कस्टमाइजेशन, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑडिट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इंटीग्रेशन की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है और माइग्रेशन की भी सर्विसेज कंपनी मैजेंटो के अंदर प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। अगर आगे जाके देखें तो डेवऑप्स ये काफी पॉपुलर हुआ था बीच में। यहाँ इसके अंतर्गत कंपनी डॉकर के बाद अगर देखें तो कुबरनेट्स, उसके बाद एज्योर, डेटा विजुअलाइजेशन, ऐप मॉनिटरिंग जैसी सर्विसेज डेवऑप्स के अंतर्गत कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को। और जावा के अंडर देखें तो मेन जावा है, J2EE, उसके बाद एपीआई डेवलपमेंट, एप्लीकेशन माइग्रेशन, स्प्रिंग ऐप डेवलपमेंट और स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ट्रेडिशनल जावा डेवलपमेंट में कंपनी की एक्सपर्टीज ऑलरेडी है। माइक्रो सर्विसेज की अगर बात करें तो कंटेनर्स प्रोवाइड करती है, डॉकर्स और कुबरनेट्स प्रोवाइड करती है, एपीआई गेटवेज भी प्रोवाइड करती है। काफी अच्छा बिजनेस है ये। मैसेजिंग और इवेंट स्ट्रीमिंग का भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। अगर कंपनी के मेन क्लाइंट लिस्ट की, अगर मेजर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा अगर देखें तो ऑन पॉइंट ग्रुप जो है वो कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर है। इसके बाद इकोजिनियो है, उसके बाद हार्डी न्यूट्रिशन है, L&T सर्विसेज है, L&T इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, शेयर मिस्टर है। उसके बाद अगर देखें तो नाइट ब्रॉडबैंड है, क्यूट है, काउंट अबाउट है, निम्बल दीज है, परसिस्टेंट जैसी कंपनी भी आती है। बिग फोर अकाउंटिंग फर्म और प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज भी कंपनी से सर्विसेज ऑलरेडी लेती है। इसके साथ साथ स्मार्ट ईवा जो है वो भी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। तो काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पर ऑलरेडी शामिल है। इसके बाद अगर कंपनी के बिजनेस पार्टनरशिप्स या भागीदारी की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखें तो तो यहाँ पर कंपनी ने सेल्सफोर्स, एडोब, ओडू, ड्यूपल एसोसिएशन के साथ रणनीतिक साझेदारी ऑलरेडी की है। इसके साथ साथ रेड हैट है और उसके साथ साथ अगर देखें तो ओडू जैसी कंपनी है, इनके साथ भी कंपनी ऑलरेडी पार्टनरशिप में है। आइए आगे बढ़ के जानते हैं कंपनी की टारगेट इंडस्ट्रीज। अगर टारगेट इंडस्ट्रीज की बात कर ले यहाँ पर, तो टारगेट इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कंपनी के रडार पर है, जैसे टेलीकॉम है, हेल्थ केयर है, ई कॉमर्स है, ERP है, एंटरटेनमेंट है, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो है वो ये डोमेन जो है वो कंपनी के टारगेट इंडस्ट्रीज में आते हैं दोस्तों। अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात कर ले तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि कंपनी जो है दोस्तों लगभग 4 से 5 जगहों पर इसके ऑफिसेस मौजूद है। तो इंडिया में पुणे और नोएडा और इंदौर में इसके ऑफिसेस मौजूद है और USMS सेंट जोस में भी कंपनी का एक ऑफिस ऑलरेडी मौजूद है।
आगे बढ़ के देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के आंकड़े दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हुए ऑल का ऑप्शन, बेल का आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर। तो फाइनेंशियल ओवरव्यू की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का 812 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस जो है 685 रुपए की है, 52 वीक का हाई लेवल है 738 रुपए और 52 वीक का लो लेवल है 320 रुपए। स्टॉक का पी अगर देखें तो 32.6 का है, और इंडस्ट्री पी भी लगभग सेम है 32.5 का। आरओसी की बात करें तो 170% का आरओसी और आरओई 128% का, ये आंकड़े काफी प्रभावित करने वाले हैं दोस्तों। बुक वैल्यू अगर देखें शेयर की तो 19 रुपए की है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 2.26% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए की। ईपीएस अगर देखें तो 21 रुपए का ईपीएस है। प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले एक साल का लगभग 63%, और सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले एक साल का लगभग 70%। दोस्तों पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो 86.7% का मेंटेन किया है कंपनी ने, और प्रॉफिट वेरिएंस है लगभग 234% का। तो काफी जबरदस्त आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। डेट हालांकि यहाँ पर 0 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन डेटर डेज फिर भी 71 दिन के हैं। करंट एसेट 31.6 की है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.00 का यहाँ पर आ रहा है। पिछले एक साल में 109% का रिटर्न। प्यूट्रोस्की स्कोर बन रहा है 7 का, जी फैक्टर स्कोर बनता है 6 का, और ग्राहम नंबर बन रहा है 94.6 का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के कंपनी के Q4 FY 2023 के जो आंकड़े हैं उसके हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। अगर देखें तो ऑपरेशन से जो रिवेन्यू आया है उसमें 10.7% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसके बाद EBITDA में 11.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। अर्निंग पर शेयर में लगभग 19% की बढ़ोतरी देखी गई है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगभग 19% की देखी गई है बढ़ोतरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। साथ ही अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगभग 66.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। EBITDA में 63.1% की बढ़ोतरी, अर्निंग पर शेयर में 55.5% की, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 55.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है Q4 FY 2023 में इस कंपनी ने। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अगर देखें तो Q4 FY 2023 में, मतलब मार्च 2023 की तिमाही में, कंपनी का रेवेन्यू जो रहा है वो 227 मिलियन रुपीस रहा है, मतलब लगभग 22.74 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की सेम तिमाही में 14.23 करोड़ रुपए था, और Q3 FY 2023 में 20.55 करोड़ रुपए था। EBITDA की बात करें तो पिछले साल की सेम तिमाही में लगभग 6 करोड़ रुपए का EBITDA था, जो FY 23 के Q3 में हो गया 8.35 करोड़, और अब ये बढ़कर हो गया है 9.29 करोड़। इसके साथ साथ पीबीटी की अगर बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 5.88 करोड़ रुपए से पिछली तिमाही में ये बढ़कर हो गया था 8.24 करोड़, और अब हो चुका है 9.58 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4.42 करोड़ रुपए से बढ़कर, ये क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों, 4.42 करोड़ रुपए से बढ़कर 6.17 करोड़ रुपए हो गया था पिछली तिमाही में, जो अब हो चुका है 7.34 करोड़। तो काफी शानदार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। पैट मार्जिन में भी देखें तो 31.1% से बढ़कर ये हो चुका है 32.3 करोड़। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अगर देखें तो 3 साल का जो CAGR है सेल्स के लिए 98% का CAGR दिखा रही है ये कंपनी। नेट प्रॉफिट का CAGR 228% का है पिछले 3 साल का। रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में बन रही है 110% की, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि ROC बन रहा है 139% का। ईयरली रिजल्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अगर देखें तो FY 2023 के रिजल्ट्स यहाँ पर जारी कर चुकी है कंपनी। अगर देखें तो पिछले 4 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू भी है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा गया है, और ऑलमोस्ट हर बार 50, 60, 70% यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा गया है। अगर देखें तो FY 19 में इसको 5.42 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, जो 10 करोड़ रुपए हो गया था FY 20 में। FY 21 में हो गया था 28 करोड़ रुपए से ज्यादा, FY 2022 में हो गया था 47 करोड़ रुपए से ज्यादा, और अब हो चुका है 78 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये आंकड़े मिलियन में है, इनको मैं
करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हो दोस्तों। EBITDA की बात करें तो पिछले 5 सालों में 2.9 मिलियन से बढ़कर 328 मिलियन के ऊपर जा चुका है, यानी कि 32 करोड़ रुपए से ज्यादा का EBITDA हो चुका है पिछले 5 सालों में, सिर्फ और सिर्फ 29 लाख से। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हैं दोस्तों, 2.1 मिलियन यानी कि 21 लाख रुपए था कंपनी का EBITDA FY19 में, जो 91 लाख हो गया FY20 में, 11 करोड़ रुपए हो गया FY21 में, 20 करोड़ रुपए लगभग 21 करोड़ रुपए हुआ FY22 में, और 32.94 करोड़ रुपए हो गया FY2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 16 लाख रुपए था 2019 का प्रॉफिट, उसके बाद 68 लाख रुपए हो गया, इसके बाद 8 करोड़ 94 लाख रुपए हो गया FY21 में, इसके बाद लगभग 16 करोड़ रुपए हो गया FY2022 में, और अब लगभग 25 करोड़ रुपए की लेवल यहाँ पर ये छू रहा है दोस्तों। तो काफी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स में भी। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर जरूर नजर डालेंगे। अगर देखें तो नॉर्थ अमेरिका से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है 66% का, इसके बाद आता है इंडिया का नंबर जहां से 23% का रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 7% का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी देशों से 4% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। 4% का रेवेन्यू FY2023 के आंकड़े है ये। इसके बाद अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो चूंकि ये IT कंपनी है दोस्तों, टेक्नोलॉजी वाइज रेवेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर देखो तो सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी से कंपनी 32% का रेवेन्यू जनरेट करती है, बिग डेटा से 13% का, डेव ऑफ से कंपनी 13% का रेवेन्यू जनरेट करती है, इसके बाद ओडो से 14%, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कंपनी 11% का, मोबाइल ऐप से 6% का, QA एंड ऑटोमेशन से 4% का, और बाकी बचा हुआ 7% का जो रेवेन्यू आता है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से कंपनी यहाँ पर कमाती है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो किन किन सेक्टर से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है, इससे पहले देखेंगे किस बिजनेस यूनिट से कितना रेवेन्यू आता है। तो अकेली सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है कंपनी उससे 97% का रेवेन्यू, और 3% रेवेन्यू आता है इनके डिफरेंट प्रोडक्ट से। इसके साथ साथ IT एंड सर्विसेज सेक्टर से कंपनी को 51% का रेवेन्यू जनरेट होता है, ई गवर्नेंस से 7%, BFSI से 8%, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से 4%, हेल्थ केयर सेक्टर से आता है 2% का रेवेन्यू, अदर से आता है 4% का रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग से 2%, रिटेल से 6%, एजुटेक से 8% और टेलीकॉम से 8% का रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। तो ओवरऑल काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर IT और सर्विसेज छोड़े तो बाकी जो रेवेन्यू है वो लगभग 8 से 10 अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनी का आता है 49% का रेवेन्यू। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 59% की यहाँ पर हिस्सेदारी है, 58.94% की उनके पास हिस्सेदारी है। इसके बाद आता है पब्लिक का नंबर, पब्लिक के पास 40.91% की हिस्सेदारी है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना हाथ डालना शुरू किया है, 0.16% फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास इसका स्टेक है शेयर होल्डिंग का। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर पॉजिटिव पॉइंट में पहली बात देखें तो कंपनी को ये तिमाही काफी अच्छी जाने की उम्मीद थी, जो कि काफी अच्छी घटी है और रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अगला पॉइंट है 5 वर्षों में 234% के CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा गया है। इसके बाद अगला पॉजिटिव पॉइंट अगर बात करें तो 3 साल का ROE जो है वो 119% का रहा है, तो काफी शानदार नंबर ये भी नजर आ रहा है दोस्तों। अगला पॉजिटिव पॉइंट है 52.4% का लाभांश भुगतान, यानी कि इन जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है, डिविडेंड पे आउट करती है, वो 52.4% का पे आउट करती है दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है जिन पर हम जरूर नजर डालना चाहेंगे दोस्तों। अगर सबसे पहले देखें तो स्टॉक जो है वो अपनी बुक वैल्यू के 36.1 गुना पर कारोबार कर रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मार्च 2022 के मुकाबले प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है उसमें लगभग 3.51% की कमी देखी गई है। तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है 3.51% से। इसके बाद अगर तीसरा निगेटिव पॉइंट अगर हम नजर डालें दोस्तों तो मार्च 2021 में कंपनी के 68% के हिस्सेदार थे प्रमोटर्स। उसके बाद पिछले 2 सालों में 58.94% तक नीचे आ चुके हैं। तो लगभग 10% का स्टेक जो है वो इसके प्रमोटर्स ने सेल किया है, बेच दिया है दोस्तों।
है। आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। ये वही की फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे शेयर की आगे की जो वैल्यू है या फिर उसकी प्राइस है वो नॉर्मली डिसाइड होती है दोस्तों। अगर इसमें सबसे पहला फैक्टर अगर देखें तो की पार्टनरशिप्स कंपनी के किसके किसके साथ है। सबसे पहले कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है कार्तिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है तो ये आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करती है दोस्तों, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब सॉल्यूशन, ई कॉमर्स सॉल्यूशन और क्लाउड सॉल्यूशन शामिल है। इसके बाद अगर अगला की पार्टनरशिप अगर अगली सब्सिडरी की बात करें तो FY 2022 में कंपनी ने के सॉल्व्स एलएलसी यूएसए की कुल पूंजी के 100% के बराबर शेयरों का अधिग्रहण किया था दोस्तों। इसके वजह से के सॉल्व्स एलएलसी जो है वो 11 जून 2021 से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप की बात कर ले तो कंपनी, जैसा मैंने पहले भी हाईलाइट किया दोस्तों, कि सेल्सफोर्स, एडोब, ओडू और ड्रूपल एसोसिएशन के साथ कंपनी की रणनीतिक साझेदारी ऑलरेडी है। अब इसके फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें तो कंपनी का फोकस कहां पर रहने वाला है इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। आने वाले वर्षों में कंपनी का ध्यान जो है वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा आदि पर पेशकश अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ाने पर ध्यान रखने वाली है कंपनी, और इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी भी करने वाली है। तो ये इसका फ्यूचर प्लान है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ऑनशोर डिलीवरी सेंटर खोलने का लक्ष्य है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि कंपनी एक हाइब्रिड मॉड्यूल पर काम करेगी, जैसे कि ऑनशोर ऑफशोर का हाइब्रिड मॉड्यूल जो होता है वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस से लेकर परसिस्टेंट या फिर जो भी आईटी कंपनीज है वहां पर ऑनशोर डिलीवरी सेंटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता है दोस्तों। तो कंपनी उस पर अब भी फोकस करने वाली है, इसको शुरू करने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। अब हमने अभी तक कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया दोस्तों, और देखकर कंपनी को अगर फ्यूचर में अच्छा काम करना है तो इसको थोड़ा सा एग्रेसिव बनना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इसके जो निगेटिव पॉइंट्स जो हमने देखे हैं उस पर कंपनी को जरूर काम करना पड़ेगा दोस्तों। फ्यूचर के प्लान्स के बारे में जानकर एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी एक अच्छा प्लान बना रही है और वहां पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है जहां पर उसकी ऑलरेडी पहुंच नहीं है, या तो फिर वो साझेदारी बना रही है या फिर वो कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो ऐसी कंपनी जो है जो एक एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ती है वो काफी अच्छी साबित होती है फ्यूचर में, और इसकी झलक इसके आंकड़ों में भी देखी जा सकती है। तो जहां कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट जो था वो 15 करोड़ रुपए के आसपास था और लगभग 60 से 70% बढ़ चुका है एक साल में, जो 25 करोड़ रुपए के तक पहुंच चुका है दोस्तों। इस दौरान सेल्स के नंबर्स में भी लगभग 60 to 70% की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। ओवरऑल ये शेयर 6 जुलाई 2020 को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया था, इसको लिस्ट किया गया था, और तब से इसकी कीमत 13 रुपए से बढ़कर दोस्तों 685 रुपए तक जा चुकी है। तो बीते 3 साल में 5200% के करीब शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी के शेयर में, और इस पर बुलिश सेंटिमेंट अभी भी जारी है दोस्तों, अभी भी बना हुआ है। खासकर पिछले 1.5 महीने की बात करें तो इस शेयर की कीमतों में 55% की बढ़ोतरी देखी गई है। 31 मार्च का अगर क्लोजिंग प्राइस देखें 31 मार्च का 2023 का, तो ये शेयर 440 की लेवल पर क्लोज हुआ था, वही अब ये 685 की लेवल तक जा चुका है। हालांकि 52 वीक का हाई लेवल जो है वो 738 रुपए का है, और वहां से ये शेयर लगभग फिलहाल 7% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान के हिसाब से इसमें आने वाले कुछ समय से थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है दोस्तों, और ये 650 की लेवल तक नीचे आ सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें अकोमोडेट जरूर करें, क्योंकि ये शेयर काफी अच्छा नजर आ रहा है। और अगर इसके ऑफरिंग्स देखें तो सारी की सारी ऑफरिंग जो है वो फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। अगर देखें तो मेटावर्स क्या है, मेटावर्स पूरा बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्टीज है तो फ्यूचर काफी अच्छा है, फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा है। बिग डेटा,
क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS सर्विसेज, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है दोस्तों वो काफी फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज है। और अगर इस कंपनी के पास सच में उसके एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो आगे जाके ये कंपनी काफी बड़े पैमाने पर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकती है, उनको हेल्प कर सकती है और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जीत सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। ऐसे में अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप इस शेयर को अकोमोडेट करें, इसको एक्यूमुलेट करें और इसमें हाथ डालें ताकि किसी भी निगेटिव सिचुएशन का ज्यादा इंपैक्ट ना हो और आप इस शेयर में मुनाफा कमा सके। टारगेट प्राइस की बात करें दोस्तों तो अगले 4 से 6 महीनों में ये शेयर 30 से 40% का रिटर्न देने की उम्मीद है। जिस तरह से इस पर बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है दोस्तों, एक अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद यहाँ पर हम जता रहे हैं और 850 के लेवल ये शेयर छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक जरूर करोगे। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ जो आपको हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।